जो आपके सामने जो आपका नवंबर और दिसंबर में बोर्ड का पेपर होना है, उसमें जो एमसीक्यू टाइप पैटर्न क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जो होंगे, उनको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चंस आपको किस तरह से एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं, आज हम लोग उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा सॉलिड स्टेट और उसमें लिख दीजिएगा एमसीक्यू नवंबर दिसंबर एग्जाम्स। तो किस तरह से ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप बहुत आराम से अपनी कॉपी में पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आई थिंक आप सभी लोग ने कॉपी में हेडिंग डाल दी होगी अभी तक, और अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। कौन सी इसमें कंडीशन सही है ताकि सब्सटेंस सॉलिड स्टेट की कंडीशन में बना रहे। तो तुम कहोगे हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा, हाई थर्मल एनर्जी देंगे तो भी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसके वीक कोर्सिव फोर्सेस होंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। यानी ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो उसको फेवर करता है ताकि वो सॉलिड स्टेट में बना रहे। उसका आंसर है सेकेंड पार्ट, लो टेम्परेचर। Which of the following is not a characteristics of a crystalline solid? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए गए थे, तो उसमें लिखा है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, a regular periodic repeated pattern of arrangement of a constituent particles in a entire crystal, a true solid। इसमें तो सब कुछ सही है, बस एक टर्म जो है वो आपने पढ़ा भी नहीं है और वो आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, बाकी तो सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो उसका सही आंसर जो होगा, जो करेक्ट नहीं है उस पर आपको मार्क करना है। तो उसका सही आंसर जो है सेकेंड वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड की तो आपने देखा ही, एमोर्फस क्या होता है। ग्रेफाइट का तो आपने देखा था नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का भी आपने देखा था नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ना। तो उसमें जो ग्लास है वो आपका एमोर्फस सॉलिड्स में आएगा, यानी थर्ड का आपका सेकेंड पार्ट हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बच्चों ऐसा आपने कल पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिव, फेरी मैग्नेटिज्म, ऐसे करके काफी सारे कल आपने टर्म्स देखे थे और मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स भी बना रहा था। तो यहां पर आपसे पूछा गया है एंटी फेरोमैग्नेटिक, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पहले दो के साथ बाकी दो भी देख ले सकते हैं। तो जो सबसे सही इसमें ऑप्शन जो समझ में आ रहा है वो है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अपोजिट पोलैरिटी, यानी अपोजिटिवली होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया फोर्थ पार्ट। Which of the following is true about the value of refractive index of a quartz glass? Same in all directions, different in different directions, cannot be measured, always zero। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको इनका जवाब नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट ही होगा। Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? This is same in all directions. Which of the following statement is not true about amorphous solids? amorphous solids के लिए इसमें क्या true नहीं है। लिखा है amorphous solid जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, इसने तो लिखा है एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। यानी सिक्स्थ का जो फोर्थ पार्ट है वो आपका गलत माना जाएगा। बाकी सब आप पढ़ेंगे तो आपको सही महसूस होंगे कि amorphous solids can be molded by heating because उनमें वंडर वॉल फोर्सेस वीक होते हैं। They may become crystalline on keeping for a long time, ये भी सही होता है। On heating they may become crystalline at certain temperature,
यानी इसका जो गलत पार्ट है वो ही आपको टिक करना है, वो है फोर्थ पार्ट। इसके बाद लिखा है द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड is due to, this is a regular arrangement of constituent particles observed over a long distance in a crystal lattice. The sharp melting point of a crystalline solids, crystalline solids का मैंने बताया था sharp क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो काफी दूरी तक सेम रहता है, इसलिए हम इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। तो सेवेंथ का जो सही आंसर है वो सेकंड पार्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। Iodine molecules are held in a crystal lattice by, एट्थ क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या हो सकता है। Iodine molecules are held in crystal lattice by dipole dipole, covalent, coulombic force, London force। तो बच्चों ये वीक फोर्सेस से जुड़े रहते हैं और वीक फोर्सेस होते हैं लंदन फोर्सेस। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्रिस्टल में लंदन फोर्सेस से जुड़े रहते हैं, यानी एट्थ का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, ये तो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखा ही था। अब मैंने बताया था उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डायमंड। डायमंड और जो ग्रेफाइट होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, टेंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसका मोर देन वन भी आंसर है, तो उसका जो सही आंसर है भाई, मैग्नीशियम तो होता है, TiO भी होता है, I2। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसमें होगा I2 और वाटर, ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो टेंथ का जो सही आंसर होगा वो थर्ड पार्ट होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि थ्योरी आपकी कितनी मजबूत होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप आंसर टिक कर पाएंगे, वरना आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न एग्जाम में इसी तरह से आपको दिखाई देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी इसमें सभी आयनिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन एक नहीं है, वो आपको एक सोचनी है, वो कौन सी है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, ये पहली वाली उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है आयनिक सॉलिड्स की। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था। थर्ड 13, which of the following oxides, which of the following oxides behaves as a conductor or insulator depending upon the temperature। 13th क्वेश्चन देखिए क्या आंसर लिखा है, which of the following oxides behaves as conductor or insulator depending upon temperature। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। दिस इज टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। 14th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। दिस इज योर फोर्थ पार्ट, 14th का फोर्थ पार्ट है क्रोमियम डाइऑक्साइड। The lattice site in a pure crystal cannot be occupied by, the lattice site in a pure crystal cannot be occupied by electron। Third part, graphite cannot be classified as ionic solids, ठीक है। ग्रेफाइट का कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, आयनिक नहीं होता है, तो उसको हम लोग आयनिक सॉलिड्स की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते, बल्कि कंडक्टिंग सॉलिड कह सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं, कोवेलेंट कह सकते हैं, लेकिन आयनिक तो नहीं कह सकते। कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन, तो शॉर्टकी में तो परमानेंट चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल में बीच में इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होते हैं उनकी पोजीशन क्या रहती है, बीचों बीच चले जाते हैं, परमानेंट मिस नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आपको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफरेंस भी लिखवाया था। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से क्या लिखा हुआ है। लिखा है
शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल। तो मैंने आपको डिफरेंसेस में ये पार्ट लिखवाया था कि शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में होता है जिसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस। ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस। तो 18 का कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कह रहा है कि जो 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है। मैंने चार्ज का तो डिस्कशन किया ही नहीं था, तो इसका मतलब जो 19th क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं, एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर में। लेकिन कौन सी एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का क्रिएशन होता है, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ चार्ज का तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, ये तो न्यूट्रल होते हैं, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप हो। ओके, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन, अगर हमको सिलिकॉन से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन से एन टाइप सेमीकंडक्टर तभी बन पाएगा जब उसमें क्या होगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम मिक्स करेंगे। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने पे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो सिलिकॉन को हमें डोप किससे करना पड़ेगा, जिसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि डी पार्ट, फोर्थ। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कह रहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जब फॉर्मेशन होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप सब लोग को याद आ गई होगी, जिसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं वो 8 बनते हैं। कितने बनते हैं, 8। टेट्राहेड्रल वॉइड एक ऐसे वॉइड को कहते हैं जो 4 स्फीयर से या 4 एटम से सराउंडेड रहता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 8 बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 21 का कौन सा पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr। ये तो मैंने आपको लिखवाया भी था कि AgBr जो है यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है डिफेक्ट शो करता है। कौन सा डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी तो करता ही है और फ्रैंकल भी करता है। शॉर्टकी और फ्रैंकल, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा इससे बेहतर, क्योंकि मेटल होता नहीं है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता नहीं है। तो आप ऐसे कर दो कि AgBr को शॉर्टकी और फ्रैंकल सिर्फ, हालांकि करता तो सिर्फ शॉर्टकी है लेकिन और कोई ऑप्शन सुटेबल भी नहीं लग रहा है, इसलिए आपको ए पार्ट यानी कि 22 के फर्स्ट पार्ट पे ही टिक करना पड़ेगा। 22 का जो फर्स्ट पार्ट है उसी में ही सबसे सुटेबल आंसर है, दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट। इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। 23rd देखिए, कह रहा है सबसे मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग कहाँ होती है। ये तो आपने देखा था कि आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी, 70-74% अप्रॉक्स थी। तो इसमें BCC तो हो नहीं सकता, तो BCC वाले जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप हटा दीजिए। BCC वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो तो आप हटा दीजिए, तो सिर्फ आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है सेकेंड वाले में HCP के साथ नजर आएगी, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के साथ। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो मैंने आपको बताई भी थी कल के टर्न पे, तो आप इससे समझ गए होंगे। उसके बाद आता है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। ओके, तो बच्चों मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी नाम का एक वर्ड सिखाया था अपने पहले और दूसरे लेक्चर में। मैंने पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर का जिक्र किया था, ये क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स करके पूछा गया है, आपसे पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछी गई है, आपसे उल्टा पूछा गया है कि एम्प्टी स्पेस कितना है। अगर बच्चों आपको याद हो तो आपने पैकिंग एफिशिएंसी BCC में निकाली थी, वो कितनी थी, लगभग 68% थी, यही थी ना शायद 68%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4 होती है, इसमें 68 होती है। तो बच्चों आप क्या करो, 68 तो वो है जो उसने जगह घेरी हुई है, लेकिन आपको वो निकालनी है जो एम्प्टी स्पेस है। तो 100% माइनस 68% करोगे तो आपका सही आंसर इसमें निकल के आएगा, विच इज थर्ड पार्ट, विच इज 32%।
तो बच्चों 24th का जो है वो थर्ड पार्ट है 32. Which of the following statement is not true about the hexagonal close packing? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए कौन सा पार्ट इसमें सही नहीं है? लास्ट वाला पार्ट पढ़ो. इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड टू दोज ऑफ फर्स्ट लेयर. ये नहीं होता इसमें. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. ये तो सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. तो वो लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आपको नॉट ट्रू वाला बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जो उसमें सही नहीं है. तो इसमें जो सही नहीं है वो लास्ट वाला है. इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर. ये इसमें गलत लिखा हुआ है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स coordination number for cation and anion in the packed structure will be same. देख सकते हैं 26th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट होगा, पढ़िए आप लोग पहले आराम से. तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है कि जो Cl माइनस होगा वो FCC होता है और Na प्लस क्या होता है, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल. उसके बाद 26th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने टिक कर दिया है. उसके बाद आता है 27th क्वेश्चन. विच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. ये तो बच्चों हमें लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन है 27 वाला, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने आपको बताया था कि वो अपने चारों तरफ 4 एटम्स को टच करता है. उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. 28th क्वेश्चन पे आते हैं. लिखा है व्हिच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग. डोपिंग करने से कौन से डिफेक्ट पैदा होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. 28th क्वेश्चन देखिए. डोपिंग करने से कौन से डिफेक्ट पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स पैदा होते हैं. 29 क्वेश्चन पे आइए. 29 क्वेश्चन पे आइए. सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लिखा है. 29th क्वेश्चन पे पढ़िए आराम से क्या लिखा हुआ है. 29th क्वेश्चन में लिखा है कि सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी. अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालेंगे तो सिलिकॉन से कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. क्योंकि इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो उसमें या तो पी बनेगा या तो एन बनेगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिक्स करते हैं तो पी टाइप, इलेक्ट्रॉन रिच मिक्स करते हैं तो एन टाइप. समझ गए. तो 29 क्वेश्चन का सही आंसर है सेकेंड पार्ट. इसके बाद हम लोग 30th क्वेश्चन पे आते हैं. तो बच्चों पेशेंस रखिएगा. टोटल 37 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको और करने हैं और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आपको बता देंगे कि आपको कैसे करने हैं. तो 30th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आपको पहचाना है 30th में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. 30th में लिखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली. ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सही नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ऑप्शन आपका गलत है. ठीक है. तब तक मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए. ओके बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग को आगे बढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड्स. 31 क्वेश्चन. इसमें आयनिक सॉलिड्स के लिए ट्रू क्या नहीं होता है वो आपको मार्क करना है. सब सही है लेकिन 4th पार्ट आपका गलत है. आप पढ़ सकते हैं आराम से. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट when it is placed in a magnetic field because इसका फर्स्ट पार्ट है all the domains get oriented in the direction of magnetic field. और इसके आपको अगर डेप्थ नॉलेज लेनी है तो आप अपनी एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज पे जाकर के सॉलिड स्टेट में पढ़ सकते हैं. 33rd the correct order of packing efficiency in different types of unit cell is.
पैकिंग एफिशिएंसी का आपको ऑर्डर बताना है 33rd क्वेश्चन में। तो सबसे ज्यादा तो आप जानते ही हैं एफसीसी में, उसके बाद बीसीसी में, और सबसे कम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो 33rd का सेकेंड पार्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन इफेक्ट। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि 34th क्वेश्चन में आपको जवाब देना है डिसलोकेशन इफेक्ट का। तो शॉर्ट की में तो परमानेंट हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शनल फ्रैंकल डिफेक्ट में मिस होकर के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले जाते हैं, तो ये डिसलोकेशन हो जाता है, इसलिए हम इसको डिसलोकेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। 35th क्वेश्चन पे देखिए, 35 क्वेश्चन में लिखा है, 35 क्वेश्चन में लिखा है इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अभी मैंने आपको बताया था कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, ये आपको याद रखने का। तो अभी जस्ट मैंने आपको पीछे वाले में भी बताया था। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लिखा है द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स इन द टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर constituting FCC, BCC and simple cubic unit cell are respectively। 36th क्वेश्चन में देखिए आराम से, आप इसका जवाब जानते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, किसकी? एफसीसी की। एफसीसी की 2√2 आर होती है, इसकी 4r/√3 और इसकी 2r, यानी कि 36 क्वेश्चन का सही पार्ट है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, याद आ गया? याद आ गया होगा। 2r इज इक्वल टू, आप a लिखते हैं तो a इज इक्वल टू 2r हो जाता है। याद आ गया? √3a इज इक्वल टू 4r लिखते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 4r/√3। 2√2r इज इक्वल टू, आप याद आ गया होगा आप सभी लोग को। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। तो बच्चों, ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, इसको काई या कप्पा कहते हैं। ये जो कप्पा आप देख रहे हैं, ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, ये ग्रीक सिंबल है। तो उसमें आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी कंडक्टिविटी, वो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बच्चों, ये सब लोग जानते हैं कि मेटल्स की कंडक्टिविटी तो इंसुलेटर से कई गुना ज्यादा होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो उसमें जिस तरह से ऑप्शंस बनाए गए हैं, उसमें आपको सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन देखना है। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं किस तरह से आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम पैटर्न से नवंबर दिसंबर के हिसाब से जो आने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने आपको समझाएं कि किस तरह से एग्जाम्स में वो बनेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की तरफ। और असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके जेई मेंस की तरह नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कुछ और लिखा रहता है। यहाँ पे असर्शन और रीजन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? असर्शन और रीजन लिखा रहता है। तो आपको याद रखना होगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहाँ पे नहीं लिखा रहता है। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा कि असर्शन रीजन किस टाइप के हैं, तो आप पहले ही पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट में लिखा हुआ है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में लिखा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। थर्ड पार्ट में लिखा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और फोर्थ वाले में स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, लाइक दैट। तो बच्चों, इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस होंगे और आपको बताना होगा कि उसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या होगा। तो आप 69 क्वेश्चन से चालू कर सकते हैं। 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने इंडिकेट अभी किया है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द 69 से 73 तक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास ओवर कर देंगे। तो 69 से 73 तक आपको करना है। तो सबसे पहले असर्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ये तो सही है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम एट इट्स कॉर्नर्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8th एडजेसेंट यूनिट सेल। ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट। तो उसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 69 का फर्स्ट। 70 graphite is a good conductor of electricity, however diamond belongs to the category of insulators।
ये तो सही लग रहा है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। लेकिन ये इसका रीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन उसका सही नहीं है। असर्शन सही है, लेकिन ध्यान से देखते हैं, रीजन सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, वही है ये। रीजन भी सही है, ग्रेफाइट के लिए सही लिखा है, डायमंड के लिखा है वो भी सही है, लेकिन रीजन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करनी होगी तो बताना पड़ेगा कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है, इसलिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, कि दोनों सही है लेकिन रीजन उससे कोई रिलेट नहीं करता है। 71 पे आते हैं, लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। तो देखते हैं ये क्या है, अभी तो क्लियर नहीं हो रहा, फिर से पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग वन दैट इज प्रेजेंट एट अ बॉडी सेंटर इज 4। ये तो सही लिखा है, ये तो सही है। रीजन देखते हैं, बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 6 फेजेस ऑफ यूनिट सेल। ये गलत है, ये रीजन ही गलत, ये है ही गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। तो आप थर्ड पार्ट लिख दीजिए, 71 के लिए आप उसके बगल में थर्ड लिख सकते हैं। 72 देखते हैं, 72 वाले में लिखा है द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दोनों सही, लेकिन दूसरे वाले का पहले वाले से कोई लेन देन नहीं समझ में आ रहा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 72 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। 73 पे आते हैं, 73 पे लिखा है सेमीकंडक्टर आर सॉलिड विद कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर द सॉलिड्स विच, ठीक है। 73 के देखते हैं, ये तो सही लग रहा है कि सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज, ये तो सही लिखा है। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू पार्शियली फिल्ड बैलेंस, ये कहीं से रिलेशन नहीं लग रहा है। तो उसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 तो पूरा ही गलत है, यानी रीजन इसका पूरा ही गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है, वो रीजन भी नहीं है ना स्टेटमेंट सही है। तो इसका थर्ड आंसर हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, ये इसका सही आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसको समझ सकते हैं क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है काफी ढंग से। तो आई थिंक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगा, तो मैं साथ में आपको शेयर कर देता हूँ, और इन क्वेश्चंस के आप प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लीजिएगा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बाकी पैटर्न है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आपके नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिट 1 के सिलेबस में सॉलिड स्टेट है, और वो जो सिलेबस में है उसमें एमसीक्यू और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइम्स केसेस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो जितना बताए उतना ही आप कर लें तो काफी बड़ी बात है। थैंक यू।